तारीख थी 11 फरवरी 1990। केप टाउन की विक्टर वस्टर जेल के बाहर हजारों की भीड़ खड़ी थी। बीबीसी, सीएनएन से लेकर दूरदर्शन तक दुनिया भर का मीडिया टकटकी लगाए जेल के उस लोहे के दरवाजे को देख रहा था। माहौल ऐसा था जैसे किसी चक्रवर्ती सम्राट की रिहाई होने वाली है, जो बाहर आते ही दुनिया की तकदीर बदल देगा। लेकिन हकीकत में दुनिया उस आदमी का इंतजार कर रही थी जिसके सर पर कोई ताज नहीं था, जिसके पास कोई सेना नहीं थी। वो तो महज एक कैदी था। कैदी नंबर 466/64। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने उसे खूंखार आतंकवादी मानकर उम्र कैद दी थी। वो पूरे 27 साल यानी 9,858 दिन जेल की सलाखों के पीछे रहा था। खैर, अचानक वो छोटा सा दरवाजा खुला, कैमरों की फ्लैश एक साथ चमकी और भीड़ पागलों की तरह चीखने लगी, मदीबा मदीबा। लेकिन ये कोई राजनीतिक नारा नहीं था, ये उस शख्स का कबीलाई नाम था जिसे दक्षिण अफ्रीका में बहुत सम्मान दिया जाता था। दरवाजे से सफेद बालों वाला एक लंबा दुबला पतला शख्स बाहर आया, एक हाथ में पत्नी का हाथ और दूसरा हाथ भींची हुई मुट्ठी के साथ हवा में। पत्रकारों ने माइक आगे कर दिए। सबको लगा कि 27 साल काल कोठरी में सड़ने वाला, जिसे अपनी मां और जवान बेटे के जनाजे में भी शामिल ना होने दिया गया हो, चूने की खदानों में अपनी आंखें गवा देने वाला ये शख्स आज आग उगलेगा, हुकूमत से बदले की बात करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 27 साल का जुल्म सहने के बाद भी उसकी जबान पर मोहब्बत ही थी। उसने कहा, मैं अपने दिल से नफरत लेकर जेल से बाहर नहीं निकला हूं, क्योंकि अगर मैं नफरत लेकर बाहर आता तो समझिए मैं आज भी जेल में ही होता। उसकी इस बात ने साबित कर दिया कि एक अदद बंदूक ना होने के बावजूद भी दुनिया उसके साथ क्यों खड़ी थी। वो शख्स जब राष्ट्रपति बना तो उसी जेलर को गले लगाया जो उस पर जुल्म करता था। आज के एपिसोड में हम जानेंगे एक ऐसे शख्स की कहानी जिसे कभी अमेरिका ने आतंकियों की लिस्ट में रखा, बाद में उसी को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। कैसे एक वकील इतना बड़ा क्रांतिकारी बन गया कि उसने नस्ल भेद की चूल्हे हिला दी, और कैसे महात्मा गांधी के सत्याग्रह ने अफ्रीका की धरती पर एक नए गांधी को जन्म दिया। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव। इस एपिसोड में आज कहानी अफ्रीका के उसी विद्रोही रोले लाहला की जिसने शांति और अहिंसा के बल पर दुनिया की सबसे क्रूर नस्लवादी सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंक दिया, जिसे उसके अपने लोगों ने मदीबा कहा। और जब वो जेल से निकला तो दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च पद पर आसीन हुआ और कहलाया सत्ताधीश, जिन्हें दुनिया शांति के मसीहा नेल्सन मंडेला के नाम से जानती है। At the stroke of the midnight hour, when Our the world difficulty, as I said, is not about the ultimate future. होना चाहिए इस देश का लोकतंत्र नेल्सन मंडेला की कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा इतिहास समझ लेते हैं। आज का स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका कभी औपनिवेशिक ताकतों का गुलाम हुआ करता था। तब अफ्रीका में लोग कबीलों में बटे हुए थे। जुलू, खोसा, सोथो, स्वाना और थेम्बू अलग अलग कबीले थे, अलग अलग भाषा थी, अलग अलग संस्कृति और सबका अलग अलग राजा। पुर्तगाली आए, डच आए और आखिर में अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने अफ्रीकी कबीलों से उनकी जमीनें छीन ली और उनके राजाओं को महज नाम का राजा बना दिया। कुछ ऐसा ही अपने भारत में भी हुआ था, जब सब्सिडरी अलायंस और रिंग फेंस जैसी अपनी पॉलिसीज की मदद से अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना लिया था और यहाँ की रियासतों को अपने अधीन कर लिया था। खैर, अफ्रीका पर लौटते हैं। अंग्रेजों के सताए ऐसे ही एक कबीले थेम्बू के भीतर एक प्रतिष्ठित कुल था, मदीबा। 18वीं सदी में इस थेम्बू समुदाय का जो राजा हुआ उसका नाम था मदीबा मंडेला, और उसके नाम पर ही समुदाय का भी नाम बदलकर मदीबा हो गया था। तब मदीबा समुदाय के राजा हुआ करते थे राजा जोगिंताबा डालिंडेबो। उनके सलाहकार का नाम था नकोसी मफाकानवा गाडला मंडेला। वो दक्षिण अफ्रीका के ईस्टर्न केप टाउन प्रांत के मवेजो गांव के रहने वाले थे।
उन्होंने कुल 4 शादियां कर रखी थी। उनकी तीसरी पत्नी नॉनकाफी नोसेकेनी ने 18 जुलाई 1918 को एक बच्चे को जन्म दिया। पिता गाडला मंडेला ने उसका नाम रखा रोलेलाला। अफ्रीकी जोसा जुबान में इसका मतलब होता है पेड़ों की डालियों को तोड़ने वाला, या आसान भाषा में कहें तो उपद्रवी। साल 1925 के आसपास जब 7 साल के रोलेलाला का दाखिला कुनू प्राइमरी स्कूल में करवाया गया तो पहले ही दिन उसका नाम बदल दिया गया। तब स्कूल और पढ़ाई अंग्रेजों की थी, जिन्हें अफ्रीकी नाम लेने में तकलीफ होती थी। क्लास टीचर मिस मडिंगेन ने रोलेलाला से कहा, यह कैसा नाम है, आज से तुम्हारा नाम नेल्सन होगा। और इस तरह रोलेलाला बन गए नेल्सन मंडेला। हालांकि उनकी मां ने मरते दम तक उन्हें नेल्सन नहीं कहा, वो उन्हें रोलेलाला ही पुकारती थी। साल 1930 में जब नेल्सन 12 साल के हुए तो उनके पिता का निधन हो गया। पिता थेम्बू समुदाय के राजा जोंगिन ताबा के सलाहकार थे, तो नैतिक जिम्मेदारी उठाते हुए राजा ने नेल्सन को गोद ले लिया। मंडेला मवेजो गांव से निकलकर शाही महल में रहने लगे। यहीं नेल्सन ने राजा के पास बैठकर राजनीति और नेतृत्व की बारीकियां सीखी। मंडेला ने अपनी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में लिखा है, मैंने नेतृत्व की पहली शिक्षा राजा जोंगिन ताबा से सीखी। वो पहले सबकी सुनते थे और अंत में बोलते थे। जैसे जैसे मंडेला बड़े हुए, न्याय और कानून की उनकी समझ भी पैनी होती गई। अपनी इसी समझ को और विकसित करने के लिए नेल्सन मंडेला पढ़ाई के लिए पहुंच गए क्लार्कबरी बोर्डिंग इंस्टीट्यूट। वहां से जूनियर सर्टिफिकेट हासिल किया और फिर हील टाउन के वेस्लियन कॉलेज से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। फिर 1939 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए मंडेला का दाखिला हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ फोर्ट हेयर में। अश्वेतों के लिए वो यूनिवर्सिटी तब ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड जैसी इज्जत रखती थी, लेकिन ये वो दौर था जब पूरा अफ्रीका अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिए मचल रहा था। 1940 में छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ आंदोलन कर दिया। मंडेला भी उनके साथ खड़े हो गए। यूनिवर्सिटी ने कहा कि या तो माफी मांगो या यूनिवर्सिटी छोड़ दो। मंडेला नहीं झुके और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अधूरी पढ़ाई के साथ मंडेला राजमहल वापस लौट आए। राजा जोंगिन ताबा इस बगावत से इतने नाराज हुए कि उन्होंने सजा के तौर पर नेल्सन और अपने बेटे जस्टिस दोनों की शादी तय कर दी। लेकिन 1941 की एक रात दोनों राजमहल के पिछले दरवाजे से चुपके से भागे और सीधे जोहानिसबर्ग पहुंच गए। 1941 का जोहानिसबर्ग दुनिया भर के अंग्रेज कारोबारियों और सोने की खदानों का शहर था। बड़ी इमारतें, साफ सड़कें, लेकिन यह सब सिर्फ गोरों के लिए था। यही मंडेला को पहली बार एपार्थाइड यानी रंग भेद का घिनौना चेहरा दिखा। हर जगह बोर्ड लगे थे व्हाइट्स ओनली यानी सिर्फ गोरों के लिए, और नॉन व्हाइट्स यानी बाकी सबके लिए स्कूल, अस्पताल, पानी, पीने के नल और यहां तक कि कब्रिस्तान भी अलग अलग थे। मंडेला ने अपनी किताब में लिखा, उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं अपने ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन हूं। रहने खाने के लिए मंडेला ने एक सोने की खान में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ली। लेकिन जब राजा को यह पता चला तो उन्होंने खान के मालिक को संदेश भिजवाकर मंडेला को नौकरी से निकलवा दिया। नौकरी जाने के बाद मंडेला के कई दिन फुटपाथ पर बीते। भूखे प्यासे मंडेला की मुलाकात तब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के एक युवा नेता वॉल्टर सिसुलू से हुई। सिसुलू ने जब मंडेला से उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा तो मंडेला ने कहा, पढ़ाई बीच में छूट गई, लेकिन मैं वकील बनना चाहता हूं। सिसुलू ने मंडेला को लाजर सिडेल्स्की नाम के एक श्वेत वकील से मिलवाया, जिसने अश्वेत मंडेला को अपने यहां क्लर्क की नौकरी दे दी। मंडेला दिन में काम करते और रात में कानून की पढ़ाई। यही मंडेला ने नस्लवाद का वो खौफनाक नजारा देखा जिसने उन्हें बता दिया कि उनके देश में नस्लवाद कोई समस्या नहीं है, बल्कि देश का कानून ही नस्लवादी है। यानी अश्वेतों के लिए जो अन्याय है, श्वेत उसी को न्याय बताते हैं। यहीं से नेल्सन मंडेला ने तय कर लिया कि अगर इस देश को बदलना है तो सबसे पहली जंग इसी नस्लवादी कानून के खिलाफ लड़नी होगी। इस जंग के लिए मंडेला को एक राजनीतिक मंच की जरूरत थी। वॉल्टर सिसलू ने मंडेला से कहा, अदालतों में केस लड़ते रहोगे तो कुछ लोगों को न्याय मिलेगा, लेकिन अगर देश बदलना है तो राजनीति में उतरना पड़ेगा। मंडेला तैयार हो गए। साल 1912 में बनी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC तब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सबसे पुराना संगठन था। 2 अप्रैल 1944 को मंडेला, सिसलू और ओलिवर टेम्बो जैसे युवाओं ने मिलकर ANC का यूथ विंग बनाया।
जिसे नाम दिया गया ANC यूथ लीग। यह युवा संगठन आक्रामक था, लेकिन मंडेला शांति और अहिंसा के पक्षधर थे। इसकी वजह थी भारत से आया एक नौजवान वकील मोहनदास करमचंद गांधी। साल 1893 में जब गांधी को फर्स्ट क्लास सिटीजन होने के बावजूद पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से फेंक दिया गया था, तो वहीं से सत्याग्रह की जमीन तैयार हुई थी। मंडेला गांधी के उसी सत्याग्रह से प्रभावित थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, गांधी ने हमें दिखाया कि बिना नफरत किए भी अन्याय से लड़ा जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका ने गांधी को बनाया और गांधी ने दक्षिण अफ्रीका को बदल दिया। इसी दौरान साल 1952 में नेल्सन मंडेला ने अपने साथी ओलिवर टेम्बो के साथ मिलकर अफ्रीका की पहली अश्वेत लॉ फर्म बनाई, जिसका नाम रखा गया मंडेला एंड टेम्बो। उस लॉ फर्म में आने वाले सभी लोग ऐसे अश्वेत थे जिनके खिलाफ श्वेतों ने जुल्म किए थे। कोई मजदूर था, कोई नौकर, कोई शिक्षक तो कोई किसान। सबकी कहानी लगभग एक जैसी, सबके सब श्वेतों के जुल्म के शिकार थे। यहां एक ऐसा मुकदमा आया जिसने मंडेला को अंदर तक झकझोर दिया। एक अश्वेत बुजुर्ग महिला के बेटे पर चोरी का आरोप था। गवाह एक गोरी महिला थी। मंडेला ने क्रॉस क्वेश्चन किया, क्या आपने उसका चेहरा देखा था? महिला बोली, नहीं, लेकिन वो एक काला आदमी था। मंडेला मुस्कुराए, अपनी आस्तीन ऊपर की, हाथ आगे बढ़ाया और पूछा, मैडम उसका रंग मेरे हाथ जैसा था या इस लकड़ी की मेज जैसा काला? गवाह चुप हो गई। मंडेला ने कहा, आपने आदमी को नहीं देखा था, आपने सिर्फ उसका रंग देखा था। मंडेला केस जीत गए, लेकिन उन्हें समझ आ गया कि देश में कानून के नाम पर क्या चल रहा है। साल 1948 में सत्ता में आई नई सरकार ने नस्लवाद को कानून का हिस्सा बना दिया था। दुनिया भले हिटलर को हरा चुकी थी, लेकिन अफ्रीका अपना खुद का हिटलर राज चला रहा था। इंसानों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर कानूनी तौर पर बांट दिया गया था। पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट बनाकर नागरिकों की पहचान उनके रंग से होने लगी थी। ग्रुप एरिया एक्ट बनाकर रंग के आधार पर अलग अलग बस्तियां बनाई जाने लगी थी। पास लॉज बनाकर हर अश्वेत के लिए घर से बाहर निकलते वक्त अपना पहचान पत्र साथ रखना होता था, जिसे डोम पास कहा जाता था। उसमें लिखा होता था कि वो कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है, कहां काम करता है, कहां रहता है, वगैरह वगैरह। अगर राह चलते किसी भी अश्वेत के पास वो पासबुक नहीं मिली तो उसे तुरंत ही जेल में डाल दिया जाता था। यही अफ्रीका का नया निजाम था और नया कानून था, जिसके खिलाफ मंडेला को अपनी लड़ाई लड़नी थी। लिहाजा साल 1949 में मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की यूथ विंग के साथ मिलकर एक नया प्रोग्राम बनाया। नाम दिया गया प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तय हुआ कि अब आंदोलन होगा, सरकार की किसी भी बात को नहीं माना जाएगा। यह ठीक उसी तरह का आंदोलन था जैसा महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान में सविनय अवज्ञा में किया था। 26 जून 1952 को इस आंदोलन की शुरुआत हुई। हजारों लोग सरकार के बनाए नस्लवादी कानून को तोड़ने निकल पड़े। कोई व्हाइट्स ओनली वाले रेलवे स्टेशन में घुस गया तो कुछ अपना डोम पास घर पर छोड़कर सड़क पर निकल गए। किसी ने कर्फ्यू तोड़ा तो किसी ने उन सड़कों पर दौड़ना शुरू कर दिया जो सिर्फ श्वेतों के लिए बनी थी। सबको पता था कि सरकार उन्हें गिरफ्तार करेगी, लेकिन अपने हक और हुकूक के लिए वो लोग सड़क पर उतर आए थे, जिसका नेतृत्व नेल्सन मंडेला कर रहे थे। नेल्सन मंडेला पर प्रतिबंध लगाए गए, उन्हें सार्वजनिक सभाओं में बोलने से रोक दिया गया, एक शहर से दूसरे शहर जाने तक की मनाही हो गई। लेकिन मंडेला ना तो रुके और ना ही झुके। आखिर में सरकार को झुकना पड़ा और साल 1955 में दक्षिण अफ्रीका की जनता ने अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए खुद से कानून तैयार किया। इसके लिए 26 जून 1955 को जोहानिसबर्ग के पास क्लिपटाउन में पूरे देश से करीब 3000 लोग इकट्ठा हुए। इसमें सब शामिल थे, श्वेत भी, अश्वेत भी, महिलाएं भी और पुरुष भी, और सबने मिलकर अपना एक नया दस्तावेज तैयार किया, जिसे नाम दिया गया फ्रीडम चार्टर। उस दस्तावेज की पहली लाइन थी, साउथ अफ्रीका बिलोंग्स टू ऑल हु लिव इन इट, ब्लैक एंड व्हाइट। यानी दक्षिण अफ्रीका उन सभी लोगों का है जो यहां रहते हैं, चाहे वो काले हों या गोरे। लेकिन सरकार को यह बर्दाश्त नहीं था। 5 दिसंबर 1956 को पुलिस ने पूरे देश में छापेमारी कर ANC के 150 से ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। मंडेला भी पकड़े गए। सब पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसे इतिहास में ट्रीजन ट्रायल कहा गया तक चला। इसी दौरान मंडेला को जमानत तो मिल गई, लेकिन अदालत के चक्कर काटने पड़े।
हर बीतते दिन के साथ अदालत के बाहर मंडेला का समर्थन बढ़ता जा रहा था। आखिरकार साल 1961 में फैसला आया। सरकार मंडेला पर देशद्रोह साबित नहीं कर पाई और अदालत ने मंडेला समेत सभी को बाइज्जत बरी कर दिया। इस मुकदमे के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसने शांति के पुजारी मंडेला को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। तारीख थी 21 मार्च 1960। शार्पविल पुलिस स्टेशन के बाहर करीब 7000 अश्वेत इकट्ठा थे। किसी के पास अपना डोम पास नहीं था। पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण था। उनकी इकलौती मांग थी कि अगर बिना पास के निकलना गुनाह है तो हमें गिरफ्तार करो। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी भीड़ को गिरफ्तार कर रखे कहां। तनाव बढ़ा और अचानक पुलिस ने उस निहत्थी भीड़ पर फायरिंग कर दी। बिना चेतावनी के गोलियां चलती रहीं। जब सब शांत हुआ तो वहां 69 लाशें बिछी थी। इनमें महिलाएं और बच्चे भी थे और सबसे दर्दनाक बात, सबकी पीठ पर गोलियां मारी गई थी क्योंकि वो लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। मंडेला उस रात सो नहीं पाए। गांधी को अपना आदर्श मानने वाले इस शख्स ने उस दिन सत्याग्रह का रास्ता छोड़ दिया। उन्होंने तय किया, जब सामने वाला सिर्फ बंदूक की भाषा समझता हो तो शांति का पैगाम देना बेवकूफी है। एएनसी की एक बैठक हुई। कुछ साथी अब भी अहिंसा के पक्ष में थे, लेकिन फैसला मंडेला को करना था। तो उन्होंने कहा, अगर सरकार ने शांतिपूर्ण विरोध के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं तो हमें एक नया रास्ता बनाना होगा। उसी रात साल 1961 में एएनसी के भीतर एक हथियार बंद संगठन का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया उमखोंतो वे सिजवे यानी एमके। हथियार उठाने के बावजूद मंडेला के उसूल साफ थे। उन्होंने कहा, हम इंसानों पर हमला नहीं करेंगे, हमारा निशाना दमनकारी व्यवस्था होगी। अगर हम निर्दोषों को मारेंगे तो हमारे और सरकार में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। उनका मकसद सिर्फ बिजली घर, सरकारी दफ्तर और रेलवे लाइनें ठप करना था ताकि सरकार पंगु हो जाए। संगठन की भनक लगते ही सरकार ने एएनसी पर प्रतिबंध लगा दिया। हजारों लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन नेल्सन मंडेला अंडरग्राउंड हो गए। वो वेश बदलने में माहिर थे। हर रोज एक नया नाम, नई पहचान। कभी वो ड्राइवर बन जाते, कभी रसोइया, तो कभी मजदूर। पुलिस शहर दर शहर उन्हें ढूंढ रही थी और वो उनकी नाक के नीचे से गायब हो जाते। पुलिस को चकमा देने के उनके तरीकों ने विदेशी मीडिया को खासा प्रभावित किया। उन्हें एक नया नाम दिया गया, द ब्लैक पिंपरनर, यानी वो रहस्यमयी आदमी जो हर बार पकड़ में आने से पहले गायब हो जाता था। सरकार ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। मंडेला ने सिर्फ पुलिस को ही चकमा नहीं दिया, बल्कि साल 1962 में नकली पासपोर्ट के जरिए नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका से ही फरार हो गए और पहुंच गए इथियोपिया। तब वहां के सम्राट हुआ करते थे हैले सेलासी। मंडेला ने वहां हैले सेलासी की सेना से गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण लिया। पहली बार इथियोपिया में ही मंडेला ने राइफल चलाना, बम बनाना और विस्फोट करना सीखा। यह सब सीखकर वो पहुंच गए अल्जीरिया। तब अल्जीरिया हाल ही में फ्रांस के चंगुल से आजाद हुआ था। मंडेला ने वहां के स्वतंत्रता सेनानियों से मुलाकात की। सबने उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि हमने भी दुनिया की सबसे ताकतवर औपनिवेशिक सत्ता को हराया है, तो तुम भी जीत सकते हो। वहां से निकलकर मंडेला अफ्रीका के और भी देशों में पहुंचे, घाना, तंजानिया, मोरक्को और आखिर में उन्होंने लंदन की यात्रा भी की। हर जगह से कुछ कुछ सीखकर दक्षिण अफ्रीका के लिए समर्थन जुटाकर नस्ल भेद मिटाने की थोड़ी और ताकत लेकर मंडेला वापस दक्षिण अफ्रीका लौट आए। लेकिन वतन वापसी के बाद मंडेला ज्यादा दिन तक आजाद नहीं रह पाए। 5 अगस्त 1962 को मंडेला ड्राइवर की वर्दी पहने अपने दोस्त के साथ डरबन से जोहानिसबर्ग लौट रहे थे। हॉविक के पास पुलिस ने उन्हें घेर लिया। एक अधिकारी आगे बढ़ा और बोला, मिस्टर मंडेला, वी हैव गॉट यू। मंडेला ने हार मानते हुए कहा, हाँ, मैं ही नेल्सन मंडेला हूं। लेकिन सालों बाद जब खुफिया दस्तावेज बाहर आए तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। अफ्रीकी पुलिस कभी मंडेला को पकड़ ही नहीं पाती। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने मंडेला की लोकेशन अफ्रीका की पुलिस को लीक की थी। असल में वो कोल्ड वॉर का दौर था और अमेरिका को लगता था कि मंडेला सोवियत संघ के समर्थक हैं। मंडेला पर हड़ताल भड़काने और देश छोड़कर भागने का मुकदमा चला। अदालत ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई, लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था। 11 जुलाई 1963 को पुलिस ने लिलीस लीफ फार्म नाम की एक जगह पर छापा मारा,
यूं तो देखने पर यह एक साधारण सा फार्म हाउस था, लेकिन असल में यह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी एएनसी का मुख्यालय हुआ करता था, जहां सरकारी पाबंदी के बाद आंदोलन की योजनाएं बनाई जाती थी। पुलिस को किसी तरह से इस फार्म हाउस के बारे में जानकारी मिल गई तो उसने वहां छापा मारा। दरवाजे तोड़े गए, फर्श उखाड़ दिया गया, अलमारियों की तलाशी ली जाने लगी और उसमें जो दस्तावेज सामने आए उसने साबित कर दिया कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की सशस्त्र शाखा सरकार के खिलाफ एक ऑपरेशन करने जा रही थी, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन मायबोए। पुलिस का दावा था कि यह ऑपरेशन सरकार गिराने की तैयारी थी, जिसका नेतृत्व खुद नेल्सन मंडेला कर रहे थे। पुलिस ने नेल्सन मंडेला के खिलाफ और भी धाराएं जोड़ दी, उन्हें देशद्रोही और आतंकी करार दे दिया गया। सरकार की मंशा अब नेल्सन मंडेला को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने की थी और फिर शुरू हुआ दक्षिण अफ्रीका के इतिहास का सबसे चर्चित मुकदमा। दरअसल पुलिस ने जोहानिसबर्ग के जिस लिलीज फार्म पर छापा मारा था वो रिवोनिया नाम के इलाके में था। इसलिए दक्षिण अफ्रीका के इतिहास के सबसे चर्चित मुकदमे को रिवोनिया ट्रायल के नाम से जाना जाता है। 9 अक्टूबर 1963 को इसी रिवोनिया ट्रायल के तहत प्रिटोरिया सुप्रीम कोर्ट में मंडेला और उनके साथियों वॉल्टर सिसलू, गोवन मबीकी आदि पर आरोप तय हुए। इल्जाम था सरकार गिराने की साजिश और देशद्रोह का। सजाए मौत लगभग तय लग रही थी। 20 अप्रैल 1964 को मंडेला को अपना पक्ष रखना था। उन्होंने कोई वकील नहीं किया, वो कटघरे में खड़े हुए और लगातार 3 घंटे तक बोलते रहे। वो अदालत को नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका की भावी पीढ़ियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने गोरे लोगों के वर्चस्व के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और मैंने काले लोगों के वर्चस्व के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है। मैं एक ऐसे लोकतांत्रिक समाज में विश्वास करता हूं जहां सभी समान हों। ये एक ऐसा आदर्श है जिसके लिए मैं जीना चाहता हूं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसके लिए मरने को भी तैयार हूं। पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। बाहर मंडेला की रिहाई के नारे लग रहे थे। दुनिया भर से दबाव था। आखिरकार 12 जून 1964 को जज ने अपना फैसला सुनाया। फांसी तो टल गई, लेकिन उम्र कैद की सजा मिली। उम्र कैद यानी मरने के बाद ही जेल से रिहाई। उम्र कैद काटने के लिए मंडेला को दक्षिण अफ्रीका की सबसे खूंखार जेल रॉबिन आइलैंड भेजा गया। समंदर के बीचों बीच बनी इस जेल से भागना नामुमकिन था। जेल पहुंचते ही उनका नाम और पहचान मिटा दी गई। अब वो सिर्फ एक नंबर थे, कैदी नंबर 466/64। उन्हें 8 फुट लंबा और 7 फुट चौड़ा एक सेल दिया गया। कोई बिस्तर नहीं, सिर्फ एक चटाई और कंबल। कैदियों को दिन भर चूने की खदान में खटाया जाता। सफेद पत्थरों से टकराकर आने वाली धूप ने मंडेला की आंखों को इतना नुकसान पहुंचाया कि उनकी आंखों के आंसू हमेशा के लिए सूख गए। वो चाहकर भी कभी रो नहीं सकते थे। इसी दौरान खबर आई कि उनकी मां का निधन हो गया। मंडेला ने अंतिम संस्कार में जाने की इजाजत मांगी। जेलर ने मना कर दिया। कुछ महीनों बाद खबर आई कि उनके बड़े बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई है। फिर वही जवाब, नहीं। आंसू सूख चुके थे, इसलिए वो रो भी नहीं पाए। लेकिन कैदियों के सामने मंडेला खूब बोलते। दिन में खदान में पत्थर तोड़ने के बाद रात को वो कैदियों को राजनीति, अर्थशास्त्र और कानून पढ़ाते। देखते ही देखते उस खूंखार जेल का नाम बदल गया। कैदी उसे मंडेला यूनिवर्सिटी कहने लगे। सरकार डर गई कि कहीं कैदी बगावत ना कर दे। साल 1982 में मंडेला को रॉबिन आइलैंड से हटाकर पोल्समूर जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल के बाहर दुनिया मंडेला को भूली नहीं थी। फ्री नेल्सन मंडेला के नारे लंदन से लेकर दिल्ली और न्यूयॉर्क तक गूंज रहे थे। संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और बड़ी कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका का बहिष्कार कर दिया। रग्बी से लेकर ओलंपिक तक अफ्रीका को बैन कर दिया गया। देश की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। मजबूरी में 15 फरवरी 1985 को तत्कालीन राष्ट्रपति पीडब्ल्यू बोथा ने संसद में एक प्रस्ताव रखा। अगर मंडेला हिंसा छोड़ने का वादा करे तो सरकार उन्हें रिहा कर देगी। लेकिन मंडेला ने अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। उन्होंने जेल से ही अपनी बेटी जिंजी मंडेला के जरिए एक संदेश भिजवाया। जोहानिसबर्ग में हजारों की भीड़ के सामने जिंजी ने अपने पिता का वो ऐतिहासिक संदेश पढ़ा, मैं अपनी आजादी की कीमत पर अपने लोगों की आजादी का सौदा नहीं कर सकता। सिर्फ एक आजाद आदमी समझौता कर सकता है। कैदी कोई समझौता नहीं करते।
मेरी आजादी और मेरे लोगों की आजादी अलग अलग नहीं हो सकती। जेल में बंद रहते हुए भी मंडेला सरकार पर भारी पड़ रहे थे। साल 1988 में जेल में ही उन्हें टीबी हो गया। इलाज के बाद उन्हें विक्टर वर्स्टर जेल में एक छोटे से मकान में रखा गया ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि वो किसी काल कोठरी में नहीं है। लेकिन मंडेला सरकार की शर्तों पर रिहा होने को कतई राजी नहीं थे। साल 1989 में दक्षिण अफ्रीका को एक नया राष्ट्रपति मिला, FW डी क्लर्क। डी क्लर्क ज्यादा व्यवहारिक नेता थे। उन्हें समझ आ गया था कि अगर नस्ल भेद खत्म नहीं हुआ तो दुनिया का बाजार उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सेना भी अब अश्वेतों के विद्रोह को ज्यादा दिन नहीं दबा पाएगी। लिहाजा 2 फरवरी 1990 को भरी संसद में ही डी क्लर्क ने ऐलान किया, ANC पर लगा प्रतिबंध समाप्त किया जाता है। और फिर उन्होंने वो बात कही जिसका दुनिया 27 साल से इंतजार कर रही थी। नेल्सन मंडेला को बिना शर्त रिहा किया जाएगा। पूरा देश सन्न था। कुछ लोग हैरान थे, कुछ परेशान थे। लाखों लोग जश्न मना रहे थे। हजारों लोगों की आंखों में आंसू थे। एक फैसले से डी क्लर्क ने ना सिर्फ खुद को अफ्रीका का हीरो बना दिया, बल्कि दुनिया भर के इतिहास में वो एक नायक के तौर पर दर्ज हो गए। तारीख आई 11 फरवरी 1990, नेल्सन मंडेला की रिहाई का दिन। 27 साल बाद वो खुली हवा में सांस ले रहे थे। दुनिया उनकी एक आवाज को सुनने को बेकरार थी। उनका पहला ही बयान दक्षिण अफ्रीका का भविष्य लिखने के लिए पर्याप्त था। उनके उस बयान को दर्ज करने के लिए केप टाउन के ग्रैंड परेड मैदान को पहले से ही तैयार रखा गया था, जहां लाखों लोग जमा थे। आसपास की हर इमारत की छतों पर लोग ही लोग थे। खिड़कियां, दरवाजे तक पर लोग लटके हुए थे। मंडेला मंच पर आए और बोले, मैं आजाद होकर जेल से निकला हूं। अगर मैं अपने दिल में नफरत लेकर बाहर आता तो समझिए मैं अब भी जेल में ही होता। उनके इस एक बयान ने दक्षिण अफ्रीका का पूरा इतिहास ही बदल दिया। जो दक्षिण अफ्रीका तब गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा था, जिस दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत अपने दिल में सरकार के प्रति नफरत पालते हुए मंडेला की रिहाई का इंतजार कर रहे थे कि सबका हिसाब होगा, मंडेला ने अपने एक बयान से वो रक्तपात रोक दिया। अपने भाषण में मंडेला ने सरकार को चेतावनी भी दी और कहा, हम बातचीत चाहते हैं लेकिन बराबरी की शर्त पर। अपने समर्थकों से कहा, नफरत मत पालो। और उनके उस भाषण ने सफलता के सारे पैमाने ध्वस्त कर दिए। उनका वो भाषण इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद मंडेला की चुनौतियां और बढ़ गई थी। उन पर लोगों की उम्मीदों को पूरा करने का दबाव बढ़ता जा रहा था और इन जन आकांक्षाओं को पूरा करने का मतलब दक्षिण अफ्रीका को गृह युद्ध में झोंक देने जैसा था, क्योंकि अश्वेत चाहते थे कि श्वेतों से बदला लिया जाए। श्वेत चाहते थे कि व्यवस्था बनी रहे, भले उसके लिए कितनी भी हिंसा क्यों न करनी पड़े। दोनों तरफ कट्टरपंथी भरे पड़े थे। ऐसे में मंडेला ने बातचीत का रास्ता अख्तियार किया। सरकार के मुखिया यानी कि राष्ट्रपति FW डी क्लर्क से लगातार बातचीत जारी रखी। दोनों के बीच तमाम असहमतियां थी, लेकिन एक बात पर दोनों के बीच सहमति थी कि अगर बातचीत खत्म हुई तो दक्षिण अफ्रीका भी खत्म हो जाएगा। लिहाजा संवाद का रास्ता बनता गया और विवाद कम होता गया। जेल से निकलने के बाद मंडेला दुनिया भर के उन देशों की यात्रा पर निकले जिन्होंने उनके संघर्ष में साथ दिया था, और इस यात्रा के लिए उन्होंने पहला देश चुना, हमारा हिंदुस्तान। अक्टूबर 1990 में मंडेला भारत पहुंचे। दिल्ली के लाल किले से लेकर कलकत्ता के सॉल्ट लेक स्टेडियम तक लाखों लोगों ने उनका स्वागत किया। मंडेला महात्मा गांधी को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। उन्होंने भारत की धरती से कहा, आपने हमें मोहनदास करमचंद गांधी दिया था, हमने आपको महात्मा बनाकर वापस लौटाया। भारत ने हमेशा अफ्रीका के रंग भेद का कड़ा विरोध किया था, इसलिए भारत सरकार ने नेल्सन मंडेला को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा। मंडेला के बाहर आने के बाद भी श्वेत और अश्वेत कट्टरपंथियों के बीच हिंसक झड़पें हो रही थी, लेकिन मंडेला अड़े रहे कि हमें देश को तोड़ना नहीं, जोड़ना है। इसी शांति प्रयास के लिए साल 1993 में नेल्सन मंडेला और तत्कालीन राष्ट्रपति डी क्लर्क को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। जिस सरकार ने मंडेला को कभी आतंकी करार दिया था, उसी का नेता आज उसी आतंकी के साथ एक मंच पर खड़ा था।
26 से 29 अप्रैल 1994 के बीच दक्षिण अफ्रीका में पहली बार बिना रंग भेद के लोकतांत्रिक चुनाव हुए। काले गोरे सबने एक लाइन में लगकर वोट डाला। मंडेला की पार्टी ANC को 62.6% वोट मिले। 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। शपथ के बाद मंडेला ने दुनिया के सामने ऐलान किया, अब कभी नहीं, इस सुंदर देश में एक इंसान दूसरे इंसान पर अब कभी अत्याचार नहीं करेगा। नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन। उन्होंने ना सिर्फ पूर्व राष्ट्रपति डी क्लार्क को अपना उपराष्ट्रपति बनाया, बल्कि अपने शपथ ग्रहण में उन पुलिस वालों और जेलरों को भी VIP मेहमान बनाकर बुलाया जिन्होंने उन पर 27 साल जुल्म किए थे। मंडेला का फलसफा साफ था, अगर तुम दुश्मन के साथ शांति चाहते हो तो उसे अपना साझेदार बनाओ। उस शपथ ग्रहण में मौजूद रहे मंडेला के एक जेलर क्रिस्टो ब्रांड ने बाद में अपनी किताब में भी लिखा, मंडेला इंसान नहीं थे, वो भगवान के भेजे हुए दूत थे। मैंने जिस इंसान को जेल में प्रताड़ित किया, उसने राष्ट्रपति बनने के बाद मुझे अपने गले से लगाया। एक दिन मंडेला एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। पास की मेज पर एक अधेड़ शख्स डर के मारे कांप रहा था। मंडेला ने उसे अपनी मेज पर बुलाया और खाना खिलाया। अफसरों के पूछने पर मंडेला ने बताया कि वो रॉबिन आइलैंड में उन पर जुल्म करने वाला जेलर था। मंडेला ने कहा, आज वो डर रहा था कि मैं राष्ट्रपति बनकर बदला लूंगा, लेकिन अगर मैं भी वही करूं तो मुझ में और उसमें क्या अंतर रह जाएगा। मुझे पता है कि क्षमा आत्मा को मुक्त करती है। साल 1995 में दक्षिण अफ्रीका में रग्बी विश्व कप होना था। वहां रग्बी की टीम स्प्रिंगबॉक्स और उसकी हरी जर्सी श्वेतों के वर्चस्व का प्रतीक थी, जिससे अश्वेत बेहद नफरत करते थे। मंडेला की पार्टी चाहती थी कि टीम का नाम और जर्सी बदल दी जाए, लेकिन मंडेला ने कहा, हम नाम नहीं बदलेंगे, हम दिल बदलेंगे। फाइनल मुकाबले में मंडेला खुद उसी टीम की हरी जर्सी पहनकर स्टेडियम पहुंचे। पूरा स्टेडियम, जिसमें ज्यादातर गोरे थे, अपने उसी राष्ट्रपति को देखकर मदीबा मदीबा चिल्लाने लगा। दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराकर विश्व कप जीत लिया। जीतने वाले को ट्रॉफी दी जानी थी और यह ट्रॉफी मंडेला को देनी थी और जीतने वाली टीम स्प्रिंगबॉक्स के कप्तान को लेनी थी। जब मंडेला ने वो ट्रॉफी कप्तान फ्रैंकोइस पीनार को सौंपी तो पीनार रो पड़े। एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि आज 60,000 दर्शकों का समर्थन आपको मिला, आप क्या कहेंगे? पीनार ने कहा, ये 60,000 लोग नहीं, 4 करोड़ अफ्रीकी लोग थे जिन्होंने हमें समर्थन दिया है। मंडेला के उस दांव ने पूरे अफ्रीका को एक कर दिया। श्वेत अश्वेत का भेद मिटा दिया। बिना एक भी गोली चलाए मंडेला ने रंग भेद की बची खुची दीवार को भी पूरी तरह से ढहा दिया और जता दिया कि उनके दिल में बदले की भावना नहीं, बल्कि बदलाव की भावना है। साल 1999 में जब मंडेला का 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो उन्होंने दोबारा चुनाव नहीं लड़ा। वो रिटायर होकर अपने गांव लौट गए। अफ्रीका में जहां नेता मरते दम तक कुर्सी नहीं छोड़ते, वहां 27 साल जेल काटने वाले इस शख्स ने एक असली फकीर की तरह सत्ता त्याग दी। 5 दिसंबर 2013 को 95 साल की उम्र में नेल्सन मंडेला ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत पर अमेरिका से लेकर भारत तक के राष्ट्राध्यक्ष शोक मनाने पहुंचे। आज जब दुनिया भर में देशों के बीच नफरत और जंग का माहौल है, तब मंडेला और भी ज्यादा याद आते हैं, क्योंकि वो कहते थे, कोई भी इंसान रंग या धर्म के आधार पर नफरत लेकर पैदा नहीं होता। नफरत सीखी जाती है, और अगर नफरत सीखी जा सकती है तो प्यार करना भी सीखा जा सकता है। वो कहते थे, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन, यानी जब तक काम हो ना जाए वो असंभव ही लगता है। एंड नाउ इट्स डन। तो ये थी कहानी अफ्रीका के गांधी माने जाने वाले सत्ताधीश नेल्सन मंडेला की। आपको सत्ताधीश का ये एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस एपिसोड को कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने, और इस एपिसोड को बनाने में मेरे और कई साथियों का योगदान रहता है, तो उनके नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे सत्ताधीश में आप किस नेता की कहानी सुनना चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूं भूपेंद्र सोनी और देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।